नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर। अभी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं अगले माह में। तो प्रश्न बैंक शासन के द्वारा जो लोक शिक्षण संचालनालय है उसके द्वारा प्रेषित की गई हैं और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन प्रश्न बैंकों के अंदर से ही प्रश्न आएंगे आपकी मुख्य परीक्षा में। तो इसी क्रम में जो कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक हैं उनमें कुछ के सॉल्यूशंस नहीं हैं, कुछ में सॉल्यूशंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, किसी में नहीं हैं। तो जिनमें नहीं हैं उन सब्जेक्ट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो सॉल्यूशन हो वो आपको उपलब्ध कराएं। इस क्रम में अध्याय 1 जो रसायन शास्त्र का था, ठोस अवस्था, उसके जो ऑब्जेक्टिव या जो एक लाइन वाले उत्तर थे वो मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिए हैं। वो आपको यहाँ आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अब दूसरी चीज, अब हम चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 के जो प्रश्न है उनको तैयार कर लेते हैं। तो अध्याय 2 है आपका विलयन और इसमें से टोटल 5 अंक का आना है। 5 अंक में 2-2 अंक के प्रश्न और 3 अंक के प्रश्न आना है। तो आज हम यहाँ पर उन 2 अंकों के प्रश्नों के उत्तर एवं 3 अंकों के प्रश्नों के उत्तरों को जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा सा उन आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा थोड़ा उनको समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको उनका जो आंसर्स हैं उनकी पिक्चर भी मैं यहाँ पर डिस्प्ले पे दे दूंगा ताकि आप वहाँ से भी देख लें। और यदि आपको उनका PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिए, अपना नाम और स्कूल का नाम, कहाँ से आप हैं, तो मैं आपको उसकी PDF भी WhatsApp नंबर पर सेंड कर दूंगा। और मेरा WhatsApp नंबर आपको, मैंने पीछे एक वीडियो डाला है हाउ टू बिकम टॉपर इन एग्जाम, उस वीडियो में मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा आपको। तो आप उस वीडियो को देख लें और वहां से WhatsApp नंबर लेके उस पर आप मैसेज कर देंगे तो इन आंसर्स की PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की जो प्रश्न बैंक है उसके उत्तर को। तो बच्चों, अध्याय 2 जो विलयन है उसमें पहला प्रश्न इस प्रश्न बैंक में जो दिया है वो है मोल प्रभाज क्या है, इनको समझाइए। तो शुरुआत के जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो मोल प्रभाज है, मोलरता है, नॉर्मलता है, इनको समझाने के लिए कहा गया है। 2-2 लाइन की डेफिनेशन है। तो बच्चों, ये सभी चीजें, ये जो चीजें हैं ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां होती हैं। अब यहां पर अब हम मोल प्रभाज को समझ लेते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल प्रभाज को जानने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होंगी कि मोल प्रभाज विलेय का अलग से ज्ञात किया जाएगा, विलायक का अलग से ज्ञात किया जाएगा। मोल प्रभाज की एकीकृत परिभाषा हम नहीं कह सकते। हमें मूल प्रभाज निकालना है तो किसी विलयन में हमें विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना होगा या फिर विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना होगा। तो यहां पर मूल प्रभाज की जो परिभाषा है, इस आंसर को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या एवं विलयन के संपूर्ण मूलों की संख्या का अनुपात या विलायक के मूलों की संख्या एवं विलयन के संपूर्ण मूलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। तो यहां पर 2 प्रकार से हम मूल प्रभाज को ज्ञात करेंगे, एक विलेय के लिए, एक विलायक के लिए। मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि एक विलयन हमने लिया है, उस विलयन में 2 चीजें तो होंगी, आपको पता है, एक विलेय होंगे, दूसरे विलायक होंगे। तो जो विलेय होगा, हमने मान लिया कि विलेय के हमने n मोल वहां पर घोले हैं या n1 मोल हमने घोले। किसके? विलेय। विलायक के मोल कितने हैं? विलायक के जो मोल हैं उनकी संख्या है n2। तो अब पूरे विलयन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो संपूर्ण विलयन में मोलों की संख्या हो जाएगी, संपूर्ण विलयन में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? विलयन बना किससे है? इस विलेय से और इस विलायक से, इन दोनों से मिलकर बना। तो इन दोनों का जो टोटल होगा, जो योग होगा, वही तो संपूर्ण विलयन की मोलों की संख्या होगी। तो ये संपूर्ण विलयन की मोलों की संख्या हो जाएगी n1 + n। अब हम मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, डेफिनेशन पे चलते हैं। तो हमने कहा था कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। तो अब हमें यदि मूल प्रभाज निकालना है तो हम यहां पर लिखें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मूल प्रभाज। अब हम मूल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, विलेय का मूल प्रभाज। तो ये बराबर हो जाएगा काय के? विलेय के मूलों की संख्या। अब विलेय के मूल कितने हैं? n1 है, हम यहां लिखते हैं n1 एवं विलयन के मूलों की संख्या का अनुपात। अनुपात मतलब यहां पर बटे का हम निशान ले लेंगे। संपूर्ण विलयन में कितने मूल हैं हमारे? n1 + n2। तो ये जो चीज निकल के आएगी ये विलेय का मूल प्रभाज कहलाएगा।
और यदि विलायक का मूल प्रभाज निकालना है तो क्या करेंगे, विलायक का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के कितने हैं, N2, और संपूर्ण विलयन के कितने हैं, N1 प्लस N2। तो ये हो जाएंगे विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात को। अब कहीं कहीं पर क्या होगा, यहां पर मैंने विलय के N1 मूल माने हैं, विलायक के N2 माने हैं, मैं इनको अपने तरीके से बदल भी सकता हूं, कुछ दूसरा भी मान सकता हूं। हो सकता है आप जिन बुक से पढ़ रहे हो उनमें किसी में किसी रूप में दिया हो, किसी रूप अलग रूप में दिया हो। मान लीजिए कि मैंने यहां पर जो विलय के मोल हैं इनको N1 की जगह मैंने X मान लिया, तो विलायक के मैंने मान लिए Y। तो अब संपूर्ण विलयन के मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, X प्लस Y। अब मूल प्रभाज की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि अब N1 की जगह आपको क्या लिखना होगा, X, और N1 X और N2 Y। तो अब यहां पर मूल प्रभाज इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा। हो सकता है किसी बुक में इस प्रकार से दिया तो भी कोई मैटर नहीं है, कहीं पर हो सकता है इसको M मान लिया हो, इसको N मान लिया हो, यहां पर X1 मान लिया हो, Y1 मान लिया हो। ठीक है ना, तो यदि कोई डिफरेंस है तो वो अंतर आप ना देखें। तो ये जो आंसर है ये आपको लास्ट में आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, पूरी डेफिनेशन जो चीज बताई ये मिलेगी, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, मोलरता को समझाइए। मोलरता क्या है, तो ये भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। तो मोलरता में क्या होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, ध्यान रखना, देखो दो शब्द एक से आएंगे, एक मोलरता दूसरी मोललता, दोनों लगभग मैच करते हैं, थोड़ा सा अंतर है। किसी विलयन के 1 लीटर में, यहां पर आपको 1 लीटर पर फोकस करना है, और यदि मोललता की बात होगी तो 1 किलो में आपको उसको फोकस करना है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या, ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या जो होगी उसको कहते हैं मोलरता, और इसे कैपिटल M से बताते हैं। इसका सूत्र क्या होता है ज्ञात करने के लिए, कैपिटल M बराबर होता है W इंटू 1000 बटे MW इंटू V। यहां पर W क्या होगा, ये जो W है ये है विलय का भाग, MW क्या है, ये है विलय का अणुभाग, और V क्या है, विलयन का मिलीलीटर में आएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। तो यदि कोई प्रश्न भी आपको दिया है तो उस प्रश्न में आप इन तीनों चीजों को शॉर्ट आउट करके और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नार्मलता को परिभाषित कीजिए। तो नार्मलता क्या होती है उसे भी देख लें हम। किसी विलयन के सेम परिभाषा रहेगी, जरा सा परिवर्तन आएगा, उसको फोकस कर लेना, याद हो जाएगी। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, वहां पर हम क्या कह रहे थे, वहां पर कह रहे थे हम विलय के मूलों की संख्या। मोलरता में क्या कह रहे थे, विलय के मूलों की संख्या, और यहां पर क्या कहेंगे, विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। बस इतना सा अंतर है, सूत्र को बदलेंगे तो यहां पर जो MW लिखा हुआ है इसकी जगह हम E लिख लेंगे, और यदि नार्मलता की बात है तो इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल N बराबर W इंटू 1000 बटे E इंटू V, और यहां पर E क्या हो जाएगा, E बराबर विलय का, अब अणुभार नहीं कहेंगे, अब इसे कह देंगे तुल्यांकी भार। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे किसको, नार्मलता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, यदि ये तुल्यांकी भार हो, अणु भार हो, ये सब एक ही चीजें हैं, तो इन पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए कि अभी पिछली वाले में जब मोलरता पढ़ी थी तो अणु भार क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो वो भी बड़ी सिंपल सी चीज है। अणु भार मतलब अणु का भार, अणु का वजन। जैसे मान लीजिए कि हमने H2O लिया, अब H2O का अणु भार कितना, तो H2O H का कितना होता है, परमाणु भार, क्योंकि H2O का जो अणु है वो वास्तव में किससे मिलकर बना है, वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है। तो अब इसका भार टोटल कितना होगा, तो भैया यहां पर जो चीज डाली है उनका ही टोटल तो इसका भार होगा। तो हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो हम यहां पर करते हैं 1 + 1, क्योंकि 2 है हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 18, ये अणु भार हो गया।
ये तुल्यांकी भार हो गया। तो मूलरता या नॉर्मलता दोनों आप आसानी के साथ इससे निकाल लेंगे। तीसरे प्रश्न पर अब हम चलते हैं। तीसरा नहीं, चौथा प्रश्न है। तीसरा हो गया तो हमारा नॉर्मलता वाला। तो चौथा प्रश्न है कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो विलयन तो आप सब जानते हैं। तो विलयन के वे गुण, अब इसकी डेफिनेशन हम जो बोल रहे हैं कैसे बोलेंगे, विलयन के वे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित, निश्चित आयतन ध्यान रखना, विलयन के वे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित। अब विलयन को बनाएगा कौन, किसी भी चीज को बनाता कौन है, तो भैया बनाने वाला या तो अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तीन ही चीजों से मिलकर केमिस्ट्री के अंदर चीजें बनी होती हैं। अणु से मिलकर बनी होंगी, या परमाणु से मिलकर बनी होंगी, या आयन से मिलकर बनी होंगी। तो विलयनों के वे गुण जो उनके निश्चित आयतन में उपस्थित, उनको बनाने वाले कण मतलब अणु, परमाणु या आयन के द्वारा निर्धारित होते हैं। उनकी वजह से जो कैरेक्टर विलयन शो करता है उनको कहते हैं विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। और आपके सिलेबस में 4 गुणों को आपको पढ़ना है। पहला है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन, और चौथा है विलयन का परासरण दाब। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप डेफिनेशन लिखेंगे, 4 गुणधर्मों को लिख देंगे। ये चौथा प्रश्न आपका हो गया। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वो ये कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, डेफिनेशन आपको लिखना है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसी झिल्लियां जो चुने हुए पदार्थों को अंदर आने दें और चुने हुए पदार्थों को बाहर जाने दें, मतलब सिलेक्टिव हो, कुछ चीजों को आना जाना अलाउ करें, तो उनको कहते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्लियां। इसमें से जो विलायक के कण होते हैं वो तो निकल जाते हैं, जबकि जो विलय के कण होते हैं वो नहीं निकल पाते। तो परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे झिल्ली जिनमें से होकर विलायक के कण तो आर पार निकल जाते हैं, लेकिन विलयन के कण नहीं निकल पाते, ऐसी झिल्लियों को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पीपीएम सांद्रता क्या है, तो इसको देख लेते हैं जल्दी। तो प्रश्न है पीपीएम क्या है, ऐसा लिखा हुआ है आपकी प्रश्न बैंक में। तो पीपीएम जो है वास्तव में विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने की एक विधि होती है। जिस प्रकार मूलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता होती है, उसी प्रकार से पीपीएम होती है। इसका पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन मतलब विलयन के 10 लाखवें हिस्से पर सांद्रता। तो जब हम किसी विलयन में विलय की मात्रा को व्यक्त करें किसके सापेक्ष, उसके 10 लाख हिस्से के, तो उसको कहेंगे हम पीपीएम सांद्रता। तो ये सूत्र यहां पर है पीपीएम सांद्रता का। विलय का द्रव्यमान कितना है और विलयन का द्रव्यमान कितना है, दोनों द्रव्यमान हमको ग्राम में चाहिए होंगे। और ये जो संख्या निकल के आएगी वो कितने के सापेक्ष हमको लेकर चलना है, 10 लाख के। तो 10 गुणा 10 की घात 6, तो यहां पर हमें पीपीएम सांद्रता मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगले प्रश्न में 3 अंक का प्रश्न है। 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, और समपराश्री विलयन क्या है। तीनों डेफिनेशन को देखते हैं। परासरण तो सब परिचित होंगे कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली शर्त है यहां पर, ये ध्यान रखना। परासरण और विसरण में यही अंतर होता है, बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो उसको जरूर याद रखना कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा यदि हमने विलयन को उसके विलायक से अलग रखा, मान लीजिए कि एक गिलास में हमने शक्कर को घोली है पानी में, तो पानी यहां पर विलायक हो गया और जो शक्कर का जो विलयन बन गया वो क्या हो गया, विलयन हो गया। तो हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली से शुद्ध पानी से उस विलयन को अलग रखा। तो अब होगा क्या कि जो विलायक के कण हैं, मतलब जो पानी के कण हैं, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से अपने आप कहां जाने लगेंगे, उस विलयन के अंदर जाने लगेंगे। तो ये जो अपने आप जाने की प्रक्रिया होती है अर्धपारगम्य झिल्ली से, इस प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। फिर अगला है परासरण दाब। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि परासरण की क्रिया के समय जो दाब लगेगा वो परासरण दाब कहलाएगा। तो अब दाब लगेगा कहां, तो होगा क्या भैया, देखना कि जब परासरण की घटना हो रही है तो वहां पर जो परासरण है उसके बीच में एक चीज हमने अभी नाम लिया था, वो थी अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली होगी तभी परासरण होगा। तो जब विलायक के कण कहां जा रहे होंगे, विलयन में जा रहे होंगे, तो झिल्ली के ऊपर क्या डाल रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे। वो झिल्ली भले उनको जाने दे रही है, लेकिन फिर भी उनके जाने का विरोध कर रही होगी, उनको रोकने का प्रयास करेगी, भले वो निकल जाए। तो उस समय अर्धपारगम्य झिल्ली जो प्रेशर क्रिएट करेगी, जो दाब क्रिएट करेगी, वो कहलाएगा परासरण दाब।
मतलब वह दाब जो परासरण के समय अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उत्पन्न किया जाता है परासरण दाब कहलाता है। तीसरी चीज है समपरासरी विलयन। क्या है? तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब का मान बराबर हो। दो विलयन लिए हमने अलग अलग, उनका परासरण दाब कैसा हो? बराबर हो, तो उसको कहेंगे हम क्या? समपरासरी विलयन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो जल्दी से देख लेते हैं। 3 अंतर लिखने को कहा, 3 अंतर शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो आदर्श और अनादर्श विलयन में 3 अंतर हमें देखना है। सबसे पहला अंतर बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा कि जो आदर्श विलयन होते, आदर्श शब्द लगा है मतलब आइडियल, तो जो आदर्श विलयन होंगे वो राउल्ट के नियम का हर ताप और दाब पर पालन करते हैं। कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, राउल्ट का नियम जो है उसका पालन करेंगे। कौन? आदर्श विलयन। अनादर्श विलयन में जब हम अंतर लिखेंगे तो ये राउल्ट के नियम का हर ताप और दाब पर पालन नहीं करेंगे। पहला आंसर। अंतर आप जब लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए अंतर को टेबल बनाकर लिखना है। कैसे लिखना है? इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपको डिस्प्ले पे दिखेगा कि इस प्रकार से लिखना है, या मैं कोशिश करूंगा बीच में भी दिखा पाऊंगा आपको, तो बीच में आपको मैं दिखा दूंगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो ये पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर, जो आदर्श विलयन है उसका जो कुल आयतन है, तो विलयन जो बना है 2 चीजों से बना है। किससे बना है? एक विलेय से और एक विलायक से। तो विलेय का जितना आयतन होगा और विलायक का जितना आयतन होगा, उन दोनों का जो टोटल होगा उसके बराबर विलयन का आयतन होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर विलेय लिया है और 1 लीटर विलायक लिया है, दोनों को मिला दिया, तो जो विलयन बनेगा वो कितना होगा? वो 2 लीटर होगा। लेकिन जो अनादर्श विलयन होंगे उनका जो आयतन होता है वो विलेय और विलायक के आयतन के बराबर नहीं होता। अब तीसरा अंतर, विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो कोई ऊष्मीय परिवर्तन वहां पर नहीं होगा। विलेय और विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन, ऊष्मीय मतलब एनर्जी रिलीज वहां पर नहीं होगी। किसमें? आदर्श विलयन में। तो ऊष्मीय परिवर्तन मतलब जब हम एंथैल्पी निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? डेल एच। और मिलाने वाली, तो मिलाने के लिए हम शब्द यूज कर लेते हैं मिक्सिंग। तो डेल एच, विलेय और विलायक को मिक्सिंग किया तो उस समय ऊष्मीय परिवर्तन कैसा होता है? नहीं होता। मतलब इसका मान कैसा होता है? 0 होता है आदर्श विलयन के लिए। जबकि अनादर्श विलयन में क्या होगा? ऊष्मीय परिवर्तन होता है। मतलब ये जो डेल एच है इसका मान 0 नहीं होगा। ये रहा आपका तीसरा अंतर। तो ये 3 अंतर याद कर लेंगे आप, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और एग्जाम में भी आप काफी अच्छे से इनको लिख पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसे देख लेते हैं। प्रश्न है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी? मोललता ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध जल की मोललता ज्ञात करना है तो हमें पता है, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें 2-3 शब्द आते थे कि विलेय का अणुभार, विलेय का भार, ये सब चीजें हमें। तो अब चूंकि शुद्ध जल है तो यहाँ पर ये चीजें हैं नहीं, तो हमको इनको मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि जो विलेय का भार है वो कितना है? 1 ग्राम है। जो विलेय का अणुभार, तो यहाँ पर कौन है? विलेय। विलेय जल है, तो जल का अणुभार कितना हो जाता है? तो जल का 18 हमने अभी निकाल के देखा था, तो 18 यहाँ पर हो जाएगा। विलयन का आयतन कितना है? 1 ml हमने ले लिया। अब जो मोललता होती है उसका सूत्र होता है W/m/V। यहाँ पर W क्या है? विलेय का अणुभार, विलेय का भार। M क्या है? विलेय का अणुभार। और V क्या है? विलयन का आयतन। तो इसमें अब हमको क्या करना? कुछ नहीं है। ये जो 3 वैल्यू हमारे पास हैं इनको पुट कर देना है इसमें। तो क्या होगा? 1, यहां पर हमने कितना माना था? 1, तो 1 रखा। शुद्ध जल का जो अणुभार कितना होता है? 18, तो 18 रखा। और यहाँ आयतन 1/1000, 1000 को ऊपर लेके गए तो 1000/18 सॉल्व किया तो 500/9। और लास्ट में जब आप सॉल्व करेंगे तो 55.56 जो उत्तर निकल के आएगा ये हो जाएगा शुद्ध जल की मोललता। ठीक है, तो इजी है, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है परासरण दाब क्या है? परासरण एवं विसरण में अंतर लिखिए। तो बच्चों परासरण दाब क्या है इस पे तो बात हमारी अभी हो गई है। परासरण और विसरण में अंतर को अब हम यहां पर देख लेते हैं। तो जो परासरण है, फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि जब भी आप अंतर लिखेंगे टेबल बना के लिखेंगे। एक टेबल बना लेंगे, उसमें एक तरफ परासरण लिखेंगे, एक तरफ विसरण लिखेंगे, फिर नीचे आप अंतर को लिखना शुरू करेंगे। लास्ट में एग्जाम्पल आपको वीडियो के मिल जाएगा कैसे लिखना। तो जो परासरण होता है, तो परासरण एक जैविक प्रक्रिया है। पहली जो बात है वो आप याद रखना। दूसरी जो विसरण होता है वो एक भौतिक प्रक्रिया है। परासरण जो होता है उसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली या अन्य कोई भी झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। जो परासरण की प्रोसेस है वो एक दिशिक होती है, मतलब एक ही दिशा में होगी, जबकि विसरण कैसा होगा? दोनों दिशाओं में
हो सकता है। तो ये 3 अंतर हो गए परासरण और मिश्रण में। परासरण दाब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हो गया। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो बच्चों जो हेनरी का नियम है, तो हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया था और ये जो नियम था वो गैसों की द्रव्य विलेयता के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। तो इस नियम में उन्होंने क्या कहा, इस नियम की पहली शर्त तो ये थी कि स्थिर ताप पर, मतलब टेम्परेचर का मान हमको कैसा रखना है, स्थिर रखना है। तो उन्होंने ये बताया कि किसी गैस की द्रव्य विलेयता, द्रव्य विलेयता मतलब द्रव्य में घुलने की जो शक्ति है, कितनी वो घुलेगी वो चीज, किसी गैस की द्रव्य विलेयता जो उस पर दाब लगाया जा रहा है, जो प्रेशर लगाया जा रहा है, उसके समानुपाती होती है। तो हेनरी के नियम में एम मतलब मात्रा हो गई गैस की जो घुल रही है, समानुपाती है किसके, पी के, पी मतलब प्रेशर या दाब। मतलब यदि आप दाब ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा गैस घुलेगी और यदि आप दाब कम लगाएंगे तो गैस कम घुलेगी। ये हेनरी का नियम है। इसके अनुप्रयोग, तो पहला जो अनुप्रयोग होता है इसका वो होता है कार्बोनेटेड जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उनके अंदर। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो बहुत तेजी के साथ गैस उससे बाहर निकलती है बबल्स के रूप में। तो वो जो बबल्स हैं वो बुलबुले हैं, वो गैस के हैं। और कौन सी गैस के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वहां पर क्या किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर, दाब कैसा किया, ज्यादा किया, वो ज्यादा दाब पे उसको इसके अंदर घोल दी, मिला दिया, घोल दिया, तो गैस इसमें घुल गई। जब आपने ढक्कन को खोला तो क्या हुआ, ढक्कन को खोला तो वायुमंडलीय दाब जो था वो कम होना शुरू हुआ उस बोतल की अपेक्षा। ढक्कन खोला, दाब हुआ कम, तो जो गैस अंदर घुली थी वो निकल के कहां की तरफ चल दी, बाहर की तरफ चल दी। तो आपको बबल्स आते हुए उसमें से दिख रहा है। ये हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग ये है कि जो गहरे समुद्र हैं उनमें जो गोताखोर जाते हैं, डाइवर्स जो जाते हैं, वो सांस लेने के लिए सिलेंडर लेके जाते हैं, तो वो भी यूज करते हैं। वहां पर भी इस नियम को फॉलो किया जाता है। जो पर्वतारोही ऊपर पर्वतों पे जाते हैं तो वहां श्वसन के लिए भी यूज किया जाता है। तो इन सब जगह पर ये नियम लागू होता है। अगले और अंतिम प्रश्न को और हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ठंडे देशों में जो रेडिएटर है उसके अंदर ग्लाइकोल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखो बच्चों, जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर एक मशीन है कार के या जो वाहन है उसके पास, उस मशीन के द्वारा रेडिएटर गाड़ी को ठंडा रखने का काम करता है। तो गाड़ी की ठंडक के लिए तो इसके अंदर सामान्यतः जल भरा जाता है ताकि पानी से जो अंदर हवा खिंच के जाए, पानी के संपर्क में आने पर वो ठंडी हो जाए और इंजन जो है वो ठंडा बना रहे, इसलिए वहां पर रेडिएटर होते हैं गाड़ी में। अब ठंडे देश में क्या होगा उसको समझना कि जब हमने रेडिएटर को फुल भर दिया, काय से भरा, पानी से भरा। जब पानी से हमने रेडिएटर को फुल भर दिया तो अब ठंडे देशों में रात को टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो जब टेम्परेचर नीचे जाएगा तो जल का जो हिमांक है, जल उस हिमांक को प्राप्त कर लेगा और जब हिमांक को प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो जल है वो बर्फ में बदल जाएगा। तो अब जो बर्फ होती है उसका आपको पता होना चाहिए कि घनत्व ज्यादा होता है जल की अपेक्षा। तो जब बर्फ बन गई, घनत्व जब बढ़ गया तो जो जगह थी वो फैलेगी और जब बर्फ फैलेगी तो वो जो रेडिएटर है उसको ब्लास्ट कर देगी, उसको तोड़ देगी। तो अब नुकसान हो जाएगा, रेडिएटर खराब हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति ठंडे देशों में तो हमेशा रहना है। तो वहां पर क्या करते हैं, जो जल है उसके अंदर मिला देते हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या करेगा, पानी के हिमांक को कम कर देता है। मतलब अब उस टेम्परेचर पे भी पानी जमता नहीं है। जब पानी जमेगा नहीं तो उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, आयतन नहीं बढ़ेगा तो रेडिएटर टूटने का जो खतरा है वो नहीं होगा और रेडिएटर सुरक्षित बना रहेगा। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न अध्याय 2 के। अब मैं एक सुझाव आपसे चाहूंगा कि मैं इस प्रकार से बोर्ड के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूं ये आंसर्स जैसे इस वीडियो में किए हैं, या हम इनका पीडीएफ बनाकर उसको एक्सप्लेन कर दूं जैसा आप कहेंगे। अगले जो पार्ट हैं, जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के, उनको उस अनुसार करने का प्रयास हम करेंगे। अभी इनके जो भी आंसर्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे वो इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप यहां पर देख लें। यदि किसी को पढ़ना है तो आप रोक के उसको पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको ये पूरे आंसर्स लिखे हुए यहां पर मिल रहे हैं। तो इन आंसरों को देखें, अपनी तैयारी को करें। और यदि आपको इन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए, मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। नंबर कहां मिलेगा, इसका पिछला जो वीडियो डाला है वो अंत में मैं आपको लिंक दे रहा हूं उसकी। इस वीडियो के खत्म होने पर वो आपको दिखाई देगा। उस वीडियो को देखना, एग्जाम तैयारी से संबंधित है। उस वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। उस नंबर पे आप अपने नाम के साथ और अपने स्कूल के नाम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं ये पीडीएफ आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। 2 अध्याय हो गया। अब हम अगले 3 अध्याय के साथ मिलते हैं।
और बने रहिए आप मेरे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, और आपके जो भी साथी हैं उन तक भी जरूर आप लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी, अभी 1 महीना है, काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।